हेलो बच्चों। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। आज हम लोग उसी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। पहले आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लीजिए, तब उसके एग्जाम्पल्स को समझिए। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों, इसमें मेनली एक ही आपका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला आपका बच्चों मेन होता है। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दें तो हमारा बन जाता है F इक्वल्स टू m v माइनस यू अपॉन टी। ये बच्चों एक्सेलरेशन की जगह पे बस v माइनस यू अपॉन टी हमने पुट कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो m इंटू ए ही है, फॉर्मूला वही है, बस ए की एक्सेलरेशन की जगह पे हमने v माइनस यू अपॉन टी रख दिया, जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग जनरली जो यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इस फॉर्मूले का ही मोस्टली यूज़ करेंगे, और वरना फिर ये यूज़ होगा सेकेंड लॉ में। बस यही दो मेन फॉर्मूले हैं हमारे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट पे हम एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं जिसका मास आपका 5 kg है, और 2 सेकेंड्स के लिए लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं नहीं बताया, बस एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं जिसका मास 5 kg है, और टाइम हम 2 सेकेंड्स के लिए लगा रहे हैं। अब आप बच्चों खुद सोचिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर आप एक फोर्स लगाएंगे 2 सेकेंड के लिए, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मतलब पहले जब आपने इनिशियली लगाया होगा तब कुछ और होगा, फिर अगर फोर्स लगा रहे हैं आप तो इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। पहले कोई अगर 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, आपने जब 5 इसका एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया ये नहीं पता हमें, और 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हमें मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स अप्लाई का। अब सेकेंड पार्ट बच्चों बाद में करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स कितना अप्लाई किया गया है ये फोर्स ही हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, हमें मास दिया है, हमें टाइम दिया है, हमें दोनों वेलोसिटीज़ दी हैं, इनिशियल और फाइनल। तो जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है ये वाला, इसमें देखिए हमें मास भी पता है, क्वेश्चन में मास कितना गिवन है 5 kg। फाइनल वेलोसिटी v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी हो गई 7 हो गई। इनिशियल शुरुआत कितनी थी वेलोसिटी की 3 थी, तो हमें 3 भी पता है, u भी पता है 3, और टाइम भी हमें पता है 2 सेकेंड। तो हमें ये सारी चीज़ें बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें हम वैल्यूज पुट करके इजीली आंसर निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है आपका, जिसमें आपने सारी वैल्यूज पुट करी और आपका फोर्स आ गया 10 न्यूटन का। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर हम 5 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले हम 2 सेकेंड के लिए कर रहे थे, अब बच्चों हम 5 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे अब हम क्या है, फोर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10 न्यूटन का। ठीक है, मतलब F की वैल्यू हमें पता है। अब हमसे पूछ रहा है V की वैल्यू। जो पुराना वाला V था 7 था, वो अब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम 2 सेकेंड के लिए नहीं 5 सेकेंड के लिए फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम टाइम की वैल्यू 5 कर देंगे और V यहाँ से निकाल लेंगे। F की वैल्यू तो पता है हमें, तो F की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कोई भी एक चीज़ अननोन होनी चाहिए। पहले पार्ट जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास F नहीं था, और इस बार F है तो V नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हम करेंगे। हमने सारी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई करके V को एक तरफ कर लिया, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ कर दी, और जब सारी वैल्यूज़ हमने उसके अंदर पुट करी, ध्यान रखिएगा T आपका इस बार चेंज हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा V जो निकल के आया वो आया 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
एक 2 kg का मास है जिस पे हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और एक 4 kg का मास है जिस पे हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे m दिया हुआ है और a दिया हुआ है, और फिर दूसरा हमें फिर से m और a दिया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या ये वाला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे कहीं भी इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लगाएंगे। मतलब मास और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है तो हम यही डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ से F1 निकाल लेंगे, पहला फोर्स निकाल लेंगे m इंटू ए मल्टीप्लाई करके, फिर दूसरा फोर्स निकाल लेंगे m2 इंटू A2 ये मल्टीप्लाई करके, और दोनों फोर्स निकालने के बाद देखिए पहला आपका आया 10, दूसरा आया 8, तो हम कंपेयर कर लेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, और वही हम आंसर कर देंगे कि हमें किस केस में फोर्स ज़्यादा रिक्वायर होगा। तो हमें दोनों फोर्स जब निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटर कार मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से। अब बच्चों ये आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वेलोसिटी आपको दी है यहाँ पे ये आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो आप इसको सॉल्व करते टाइम मीटर पर सेकेंड में चेंज करिएगा। चाहे कुछ भी हो आपको चेंज करना ही करना है, ये पहले से ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब न्यूटन आप फोर्स न्यूटन लिखते हैं ना, तो न्यूटन में SI यूनिट का ही यूज़ होता है, मीटर पर सेकेंड का ही यूज़ होगा। ठीक है, इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। ठीक है, टाइम आपको ऑलरेडी सेकेंड में दिया गया है, टाइम हमेशा सेकेंड में ही लेंगे। ठीक है, अगर कोई मोटर कार 108 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसको रोकने के लिए 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है हमें आफ्टर, जब भी हम ब्रेक लगा रहे हैं। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। हम कितना ब्रेक्स जो है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं मोटर कार के ऊपर। अगर पूरा मास जो है पैसेंजर्स को मिला के मोटर कार का वो 1000 kg है, तो हमें जो जो डेटा गिवन है वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिससे हमारी मोटर कार चल रही है, वो है 108 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड में चेंज कराएंगे, तो मीटर में कराने के लिए किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं वो लिख दिया, और को सेकंड में चेंज कराने के लिए हम 60 इंटू 60 कराएंगे, क्योंकि पहले और जो होगा वो मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर मिनट से फिर से 60 सेकंड आएंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू आ गई। अब बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक के बाद क्या हो रही है, मोटर कार तो रुक रही है ना, तो रुकने में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, मोटर कार विद इस पैसेंजर, अब मास दिया हुआ है यहाँ पे 1000 kg। हमने तीनों गिवन डेटा लिख लिया, जो भी एक टाइम और हमें दिया था 4 सेकेंड का, हमने टाइम भी लिख लिया। चलिए मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल में कर देता हूँ। यू हमें 30 पता है, V0 पता है, मास 1000 पता है, और टाइम 4 सेकेंड पता है हमें। ठीक है, अब देख हाँ बच्चों ये सारी चीज़ें हमें पता हैं। अब वही फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, यही वाला फॉर्मूला आपका ये, इसमें आपको मास पता है, दोनों वेलोसिटीज़ पता है और टाइम पता है, तो यहाँ से हम फोर्स इजीली निकाल लेंगे। और फोर्स हमारा आ जाएगा माइनस, फोर्स बच्चों माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, या बोलूँ तो रिटार्डेशन हो रहा है, अपने आप निगेटिव आंसर ही आएगा। ठीक है, डरिएगा मत कि आपका आंसर गलत आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी बाइक या मोटर कार रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9.3 भी सॉल्व कर लिया है। 9.4 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। एक 5 न्यूटन का फोर्स है, m1 लग रहा है, मतलब मास m1 पे लगा रहे हैं, और एक्सेलरेशन उसका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ma की बात कर रहा है, मतलब m आपको दिया है, a दिया है और 5 दिया है, m एक्चुअली नहीं दिया है, उसके यहाँ पे m1 दे दिया है। तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि हमें f पता है और a पता है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू a होता है ना फोर्स, तो यहाँ पे हमें 3 में से कोई 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है, तो हम m1 निकाल सकते हैं। और सिमिलरली हमें m2 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे m2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं हम। फोर्स पहले इस पे इतना अप्लाई किया, m1 पे 10 एक्सेलरेशन लगा हमारा, और m2 पे 20 एक्सेलरेशन लगा, अगर हमने इतना फोर्स अप्लाई किया।
तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, अगर हम दोनों मासेस को एक साथ बांध देते हैं तब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब उसको कितना एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो बच्चों पहले हम m1 m2 ईजिली निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि F/A कर देंगे और दोनों से हमें मास पता लग जाएंगे दोनों के। तो यहाँ पे मास जो हमारा था वो एक्चुअली जो पहला मास आपका आया ये आया 5/10 किया है इन्होंने, पहले गिवन डेटा लिखा है ऊपर, जिसमें मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे इन्होंने पूरा गिवन डेटा लिखा है जो भी क्वेश्चन में आपका डेटा गिवन है। यहाँ से सॉल्यूशन किया है कि m1 जो है यहाँ पे F/A रखा तो आ गया 0.50। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद m2 को सॉल्व किया है तो आ गया m2 0.25। ठीक है, दोनों मासेस आ गए हमारे पास। अब क्या किया, दोनों मासेस को अगर हम एक साथ बांध रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मासेस को हम ऐड करा देंगे। दोनों मासेस को ऐड कराने पे इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था हमसे कि व्हाट एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसमें A = F/m हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, m को नीचे अगर भेज दिया f के तो हो गया F/m। और फोर्स वही है हमारा जो हमें क्वेश्चन में एक कांस्टेंट फोर्स ही दिया हुआ है, पूरे में हम वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 मासेस दोनों के एक साथ ले लेंगे m1 + m2 और हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 6.67 मीटर/सेकेंड² का। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 9.4। 9.5 की बात करें तो बच्चों 9.5 को बात करने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट एक लाइन में रिवाइज करेंगे बस कि ये जो वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, वीटी ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुई है ग्राफ की तो 20 सेंटीमीटर/सेकेंड की वेलोसिटी है, बट अगर हम टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं और 10 सेकेंड का टाइम है, देखिए ना 10 सेकेंड है यहाँ पे, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी देखिए धीरे धीरे कम हो रही है और नीचे आते आते यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई जा रही है आपकी, 0 हुई जा रही है। मतलब ये रिटार्डेशन का केस है या नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस आपको दिया हुआ है, आप ग्राफ को देख के समझ सकते हैं। और बहुत सारा डेटा आपको इसी ग्राफ में मिल सकता है, जैसे आपका टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, जब शुरुआत हुई थी तो वेलोसिटी 20 थी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, बिल्कुल 0 कर दी इन्होंने। तो 3 चीज़ें तो आपको ग्राफ से देख के ही पता लग रही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। अब मास आपको दे दिया गया 20 ग्राम का। ठीक है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल। ठीक है, तो वो टेबल पे बॉल जो है वो मूव कर रही है जिसका मास 20 kg है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। ठीक है, बॉल अगर टेबल पे मूव कर रही है तो टेबल को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए। अब आप कहेंगे टेबल कैसे फोर्स लगाएगी सर। ठीक है बच्चों, टेबल जो होती है फ्रिक्शनल फोर्स तो लगाएगी ना, फ्रिक्शन नीचे से लगता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे हम जनरली कोई फोर्स का टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे जो कि हमें पता है बच्चों। यहाँ पे मास पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी पता है 20, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी मीट करते करते, और टाइम हमें पता है 10 सेकेंड का। तो ये हो गया आपके पास सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 10 और u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर/सेकेंड। बच्चों ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर/सेकेंड दिया गया है, तो पहले आप मीटर/सेकेंड में चेंज करा लीजिएगा। अगर यहाँ पे नहीं कराते हैं तो इन्होंने देखिए पहले सॉल्व करा लिया है, -2 सेंटीमीटर/सेकेंड² एक्सेलरेशन निकाल दिया है और उसके बाद फिर मीटर/सेकेंड में चेंज कराया है, लेकिन अभी फोर्स नहीं आया है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला है। आप चाहो तो एक साथ मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे एक ही बार में पूरी सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, यही जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है। आपको मास भी पता है और ग्राफ के थ्रू ये तीनों वैल्यूज़ भी पता है, आप एक ही बार में रख दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। इन्होंने 2 पार्ट में सॉल्व किया है, पहले एक्सेलरेशन निकाला है और फिर उसके बाद फोर्स निकाला है। फोर्स आपका आ गया माइनस में, फोर्स भी माइनस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है।
नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगता है तो आगे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाता है, बट ये तो ऑब्जेक्ट को रोक रही है ना टेबल, तो ऑब्जेक्ट को रोक रही है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने अपने सारे एग्जांपल्स को फिनिश कर लिया है। अब बच्चों हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा इजी सा लॉ है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी पीपीटी मैंने स्टार्ट कर दी है। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो लॉ होता क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। बच्चों एक लाइन का लॉ होता है बहुत छोटा सा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब अब समझते हैं, डीप में समझते हैं कि न्यूटन कहना क्या चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू। तो बच्चों जैसा कि हमें हिंदी में समझ में आ रहा है यहाँ पे, टू एवरी एक्शन मतलब हर एक्शन का देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमेशा हर एक्शन का कोई ना कोई इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब बराबर और उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन होता ही होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या कहता है, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो दूसरी बॉडी भी, अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी क्या करेगी, पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। आप कहेंगे सर थोड़ा समझ में आया लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है अभी मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे अगर अपनी फिंगर से इसको अपनी तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं, फिंगर से अपनी तरफ पुल करेंगे अगर स्प्रिंग को, तो क्या होगा बच्चों, ये आपकी ए जो बॉडी होगी, ए बॉडी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, उतना ही अपनी तरफ खींचना चाहेगी जितना आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे बी बॉडी को। तो बी बॉडी जो है ए पे जितना फोर्स लगाएगी, ए भी उतना ही फोर्स बी के ऊपर लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे, अपनी तरफ क्यों खींचेगी ये? बच्चों अगर ए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ना लगाए तो ए क्या करेगा, बी के साथ में ही आगे बढ़ने लगेगा ना। तो लेकिन बी के साथ में अगर ए को आगे नहीं बढ़ना है तो क्या करेगा, ए बॉडी भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है तो अभी आगे मैं और ज़्यादा एप्लीकेशंस एग्जांपल्स लेने वाला हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि अगर आपको समझ में नहीं आया, वैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज एक्शन। हाँ, टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। जो फोर्स फर्स्ट बॉडी ने, पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपके हाथ में बी बॉडी है, आपने बी से ए पे फोर्स लगाया तो आपने एक्शन किया। अब क्या है, ए जो है वो बी को अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका रिएक्शन होता है। तो एक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है और रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जब हम वॉक करते हैं, हम वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन पे पैर रख के आगे बढ़ते हैं, या अगर यहाँ पे रनिंग दिखाया गया है हम चलने की बात भी कर सकते हैं, दोनों केस सेम ही हैं। चाहे हम रनिंग की बात करें या सिर्फ चलने की बात करें, तो हम करते क्या है, पैर से ज़मीन को पुश करते हैं। पैर से ज़मीन को पुश करते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर पैर से ज़मीन को पुश ना कर पाएँ, नीचे कुछ ना हो, तो क्या हम आगे को बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बच्चों बस वही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही, कि अगर हम पैर से पीछे की तरफ ज़मीन को पुश करते हैं तो ज़मीन हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है, उतना ही फोर्स लगाती है जितना हम ज़मीन को पुश करते हैं, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने जो है ज़मीन के ऊपर एक्शन किया और ज़मीन ने जो फ्लोर है उसने हमारे ऊपर क्या किया, जो ग्राउंड है उसने हमारे ऊपर रिएक्शन किया है। ठीक है, तो व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एंड द forward reaction exerted by the ground by our foot makes us move forward। ठीक है, अब रिकॉइल ऑफ गन की बात करें
आपको शायद ना पता हो, लेकिन रिकॉयल ऑफ गन में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। कैसे कि जब हम गन के ट्रिगर को दबाते हैं तब क्या करते हैं कि बुलेट जो अंदर से निकलती है और आगे की तरफ जाती है, तब जैसे ही बुलेट निकलती है गन एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, तो पीछे की तरफ जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों बुलेट आगे की तरफ एक्शन करते हुए जाती है और जो बुलेट पीछे की तरफ को फोर्स लगता है, जो गन पीछे की तरफ आती है, ये क्या होता है? आपका रिएक्शन होता है। तो ये इसको बोलते हैं रिक्वायलिंग ऑफ गन। जो पीछे की तरफ गन जाती है ना, इसको रिक्वायलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लाइंग ऑफ जेट या एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स की बात करें, सब में बच्चों सेम फिनोमेना होता है। जेट एरोप्लेन्स की बात करें या रॉकेट्स की बात करें, किसी की भी बात करें, इसमें क्या होता है? नीचे की तरफ प्रोपल्शन होता है। मतलब कि जो भी आपको ये नीचे की तरफ दिख रहा है, जो भी आग आप बोल दें, या मॉडर्न जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्सर्ट बैकवर्ड फोर्स, एग्जॉस्ट गैसेस। हाँ, अगर आप यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस बोल सकते हैं या प्रोपल्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रोपलर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रोपल्शन या एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं वो पीछे की तरफ बहुत तेज़ से फोर्स लगाती हैं, इसी वजह से क्या होता है कि मिसाइल जो होती है, या मिसाइल ले लीजिए या जेट एरोप्लेन या रॉकेट ले लीजिए, वो क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। और यही सेम फिनोमेना एरोप्लेन में भी होता है। एरोप्लेन पीछे की तरफ पुश करता है, जिस वजह से एरोप्लेन पीछे की तरफ नहीं पुश करता है, सॉरी, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो पीछे की तरफ पुश करती हैं और एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा फिनोमेना है। अब बच्चों लास्ट एग्जांपल और समझ लेते हैं यहाँ पे, द केस ऑफ बोट एंड द शिप। ठीक है, जब भी देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, जब हम शिप पे होते हैं तो क्या करते हैं, शिप से अगर हम ज़मीन पे, ग्राउंड पे, या शिप शोर पे आते हैं, बिल्कुल साइड में आते हैं, तो हम जब भी हम बाहर आना चाहते हैं तो हम अगर शिप के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि शिप पीछे की तरफ हल्का सा शिफ्ट होती है। बोट है तो बोट भी पीछे की तरफ हल्का सा शिफ्ट होती है। तो बोट पीछे की तरफ क्यों शिफ्ट होती है? क्योंकि हम बोट के ऊपर फोर्स लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिखता है फोर्स एक्चुअली ज़मीन में आपको फील नहीं होता होगा कि ज़मीन हमारे ऊपर इक्वल फोर्स लगा रही है, बट यहाँ पे बोट के केस में आपको फील हो सकता है। कैसे कि बोट पीछे को जाती है जब भी हम बाहर निकलना चाहते हैं बोट से। तो बोट पीछे की तरफ क्यों जाती है भाई? क्योंकि हम बोट पे एक फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ को, और तभी हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं। तो मतलब हम एक फोर्स लगाते हैं, जहाँ से एक्शन लगाया हमने, जहाँ से हमें रिएक्शन मिला, और तब हम आगे की तरफ को बढ़ गए। ठीक है, यही शिप के केस में होता है। जब हम सब लोग शिप में बैठे होते हैं और जो चला रहा होता है शिप को, यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं और ये कंपटीशन हो रहा है, बट अगर कोई एक लोग होता है वो चलाता है तो भी यही सेम प्रोसेस करता है। तो चलाने के लिए क्या करता है, इनकी हेल्प से क्या करता है, वो पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से शिप आगे की तरफ को बढ़ती है। तो आगे एक्शन किया, पानी ने क्या किया, रिएक्शन किया। ठीक है, द मैन पुश द वाटर बैकवर्ड विद द ओर्स। ठीक है, ओर्स की हेल्प से पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं। द बैकवर्ड गोइंग वाटर एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट पुश। तो जो पानी पीछे की तरफ जाता है वो आगे की तरफ को पुश करता है। तो आगे की तरफ जैसे ही पुश करेगा बोट को, बोट हमारी आगे की तरफ, या जो शिप है हमारी आगे की तरफ को मूव कर जाएगी। यहाँ पे तो बोट है, बोट आगे की तरफ को मूव कर जाएगी, विच मेक्स अ बोट मूव। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। बाकी अगर इसमें आज से न्यूटन सेकेंड लॉ में कुछ भी न्यूटन थर्ड लॉ में कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप नोट्स बनाते रहिए साथ में, जिससे कि आप रिवीजन ईजिली कर सकें। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।